दुबई के किंग शेख मोहम्मद रशीद अल मखतूम की खसूसी फरमाइश पर बुर्ज अल अरब की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। ये बिल्डिंग दुबई के रूलर के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि इस बिल्डिंग ने दुनिया भर में दुबई का इम्प्रेशन बनाना था और दुबई का फ्यूचर भी इसी बिल्डिंग पर डिपेंड कर रहा था। 1053 फीट ऊंचा दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाने के लिए शेख मोहम्मद रशीद ने दुबई के सारे खजाने भी खोल दिए थे। उनको पैसों की परवाह नहीं थी, लेकिन जो चीज उनको चाहिए थी उसको हर कीमत पर कंप्लीट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। मसला ये नहीं था कि दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाना है, बल्कि मसला था कि ये ऊंचा तरीन होटल पानी पर बनाना था। जी हाँ, कंस्ट्रक्शन टीम ने दिन रात एक करके दुबई के साहिल से 1300 फीट के फासले पर पत्थरों की मदद से पानी पर एक आइलैंड तो बना दिया, लेकिन जब वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम होने ही वाला था तो एक ऐसा वाकया हुआ जिसने उनकी नींदें ही उड़ा दी। एक ताकतवर समुद्री तूफान आया जिसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि उसने आयरलैंड के पत्थरों को भी हिला दिया था। यहाँ तूफानी लहरों से आयरलैंड को नुकसान पहुंचाया तो दूसरी तरफ दुबई के शाही महल में भी खौफ की लहर दौड़ गई। सबको यही लगने लगा कि जिन तूफानी लहरों ने सिर्फ आयरलैंड को ही इतना नुकसान पहुंचाया है, वो बाद में बुर्ज अल अरब को कैसे छोड़ेंगी। आर्टिफिशियल आइलैंड पर दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाने का ख्वाब अब टूटता दिखाई दे रहा था। हर तरफ मायूसी फैल चुकी थी और कंस्ट्रक्शन का काम होल्ड पे जा चुका था। लेकिन तभी एक इंजीनियर ने एक ऐसा सोल्यूशन पेश किया जिससे चाहे तूफानी लहरें हों या फिर हरिकेन, आयरलैंड फौलाद बनकर खड़ा रहेगा। फैक्ट्स इनसाइड की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, दुबई के साहिल पर फख्र से खड़ी ये बिल्डिंग जिसको हम बुर्ज अल अरब के नाम से जानते हैं, ये बिल्डिंग ड्रीम प्लेस ऑफ दुबई के नाम से भी पहचानी जाती है। फ्रांस के एफल टावर से भी ऊंचा 321 मीटर लंबा ये दुनिया का सबसे ऊंचा होटल है, जिस पर $1 बिलियन यानी 7,500 करोड़ रुपयों का खर्चा हुआ था। मैन मेड आइसलैंड सबसे पहली और ऊंची तरीन बिल्डिंग है और साथ ही लग्जरियस भी। जिस होटल में सिर्फ एक रात गुजारने का रेंट ही 18 लाख रुपयों के बराबर हो, उस बिल्डिंग की शान शौकत का अंदाजा लगाना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। लेकिन दुबई के रूलर के लिए बुर्ज अल अरब बनाने का फैसला काफी ज्यादा मुश्किल था। जी हाँ, 1950s में दुबई मछेरों का गढ़ हुआ करता था, लेकिन जब 1960s में दुबई से ऑयल निकलना शुरू हुआ तो दुबई के हालात कुछ बेहतर होने लगे। जहाँ उनको ऑयल निकलने की खुशी मिली, वहीं उनको एक बुरी खबर भी सुनाई गई। जियोलॉजिस्ट ने बताया कि दुबई से निकलने वाला तेल सिर्फ 2016 तक ही चल सकेगा। यानी दुबई के पास सिर्फ 2016 तक का टाइम था, उसके बाद उनके सर्वाइवल का कोई चारा नहीं था। शेख मोहम्मद बिन रशीद चाहते थे कि दुबई को एक टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए, लेकिन आखिर ये मुमकिन कैसे होता, क्योंकि उस वक्त दुबई के पास सिर्फ 3 एसेट्स थे, सन, सी और सैंड। भला इस कड़कती गर्मी में कोई क्यों दुबई आने वाला था। टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए जरूरी था कि टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए, और यही वो स्पॉट था जिसका ख्वाब शेख मोहम्मद रशीद ने देखा था। यानी दुबई के सहरा में एक प्ले ग्राउंड बनाने का प्लान किया गया था, जहां सिर्फ अमीरों को ही खेलने की परमिशन होगी। लेकिन ये सब इतना आसान होने वाला नहीं था। एक तो समंदर में ही 7 स्टार लग्जरी होटल बनाना था, और वो भी दुबई की कड़कती गर्मी में। इस प्रोजेक्ट में जो भी इंजीनियरिंग टीम हाथ डालेगी, ये बात तो तय है कि उनको अपनी लिमिट क्रॉस करना पड़ेगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसा सोचा गया था। इंजीनियरिंग टीम को बुर्ज अल अरब की कंस्ट्रक्शन में ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़े जो उन्होंने इंजीनियरिंग की हिस्ट्री में कभी नहीं देखे थे। चैलेंज नंबर 1, सबसे पहला चैलेंज था कि शेख को इम्प्रेस करने का। यानी दुबई ये प्रोजेक्ट बनवाना तो चाहता था, लेकिन उसके लिए जरूरी था कि कोई ऐसा डिजाइन लेकर आए जो पहली नजर में ही शेख की आंखों में बस जाए। ब्रिटिश आर्किटेक्ट टॉम राइट और उसकी टीम ने मुश्किल काम अंजाम देने के लिए हामी तो भरी, पर उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था। टॉम राइट ने इससे पहले सिर्फ मामूली स्ट्रक्चर्स और स्कूल बिल्डिंग्स के डिजाइन बनाए थे, लेकिन बुर्ज अल अरब का डिजाइन बनाने के लिए उनको अपनी लिमिट्स भी क्रॉस करना पड़ी। जी हाँ, वो ये डिजाइन इमेजिन करने के लिए यॉट में बैठकर साहिल से काफी दूर गए, और तब उन्होंने एक सेलिंग बोट को वहां से गुजरते हुए देखा। टॉम का कहना था कि समंदर से देखने पर साहिल पर मौजूद सेलिंग बोट दूर से ही काफी यूनिक लुक दे रही थी, और यही वजह थी कि उन्होंने ये डिजाइन बनाकर शेख के सामने पेश किया। दुबई के रूलर ने जब ये डिजाइन देखा तो वो बहुत इम्प्रेस हुए और उसको फौरन प्रूव कर लिया। चैलेंज नंबर 2, टॉम राइट को शेख के ऑफिस से डिजाइन का अप्रूवल तो मिल गया और अब बारी थी काम स्टार्ट करने की, लेकिन यही एक और मसले ने उनका रास्ता रोक लिया।
क्योंकि डिजाइन के हिसाब से इस आलीशान सेलिंग बोट डिजाइन को पानी के ऊपर होना था, जिसके लिए एक आइसलैंड की जरूरत थी और वो आइसलैंड यहाँ मौजूद नहीं था। कंस्ट्रक्शन टीम अच्छी तरह जानती थी नया आइसलैंड बनाने में कॉस्ट भी बढ़ेगी और बुर्ज अल अरब को समुद्री तूफान से खतरा भी होगा। लेकिन इससे भी बड़ा मसला ये था कि उनको 1050 फीट ऊंचा स्ट्रक्चर एक ऐसे आइसलैंड पर बनाना था जिसको किसी ने आज तक बनाने की कोशिश भी ना की हो। 1995 की स्टार्टिंग में आइसलैंड बनाने का काम स्टार्ट कर दिया गया। प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट साइमन क्रिस्प इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे और उन्होंने साहिल समंदर से 1300 फीट दूर पानी के नीचे पत्थर डलवाना शुरू कर दिए। 5 महीनों की अनथक मेहनत के बाद इस आइसलैंड की शक्ल सामने आने लगी। इस आइसलैंड को अपने ऊपर 2 लाख टन वजन बर्दाश्त करना था, जो तकरीबन 50,000 एशियन एलिफेंट्स के वजन के बराबर बनता है। अब ये आइसलैंड पूरी तरह मुकम्मल ही ना हुआ था कि अचानक वही हुआ जिसका सबको डर लगा हुआ था। जी हाँ, अरेबियन सी में एक समुद्री तूफान ने ओमान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को अपनी लपेट में ले लिया और साथ ही बुर्ज अल अरब के बनाए गए आइसलैंड को भी खौफनाक समुद्री लहरों ने आइसलैंड के पत्थरों को हिला दिया, जिसकी वजह से आइसलैंड का एक हिस्सा भी टूट गया था। ये खबर दुबई के शाही महल में आग की तरह फैल गई। सबको यही लगने लगा कि जिन तूफानी लहरों ने सिर्फ आइसलैंड को ही इतना नुकसान पहुंचाया है, वो बाद में बुर्ज अल अरब को कैसे छोड़ेंगी। 5 महीनों की मेहनत और लाखों डॉलर खर्च करने के बाद भी ये ख्वाब अधूरा ही रह जाने का डर था। ये मसला बुर्ज अल अरब के कंस्ट्रक्शन के दौरान खड़ा होने वाला इतना बड़ा मसला था कि इसकी वजह से पूरी कंस्ट्रक्शन का काम होल्ड पे आ गया था। लेकिन चंद महीनों के बाद आइसलैंड इंजीनियर माइक मैकॉलिस ने एक आइडिया दिया। माइक का मानना था कि समंदर की लहरों को किसी भी सूरत रोक नहीं सकते, लेकिन उनका जोर हम जरूर कम कर सकते हैं। माइक ने एक होलो कंक्रीट स्लैब्स तैयार किए जो आइसलैंड की दीवारों पर लगाए जाएंगे। जैसे ही लहरों का पानी इन होलो स्लैब्स में घुसेगा तो वो आइसलैंड के पत्थरों से टकराने की बजाय होलो स्लैब्स में ही गोल घूम जाएगा। माइक ने आइसलैंड के एक 3D मॉडल पर होलो कंक्रीट स्लैब्स लगाए और आर्टिफिशियल लहरों से उनको टेस्ट भी करके दिखाया। हैरत अंगेज तौर पर आइसलैंड की दीवारों पर लगने वाला जोर 50% तक कम हो चुका था। ये खबर मिलते ही कंस्ट्रक्शन टीम में एक बार फिर से जान आ गई। चैलेंज नंबर 3। अब बारी थी फाउंडेशन यानी बुर्ज अल अरब की बुनियाद डालने की। फाउंडेशन डालने के लिए आइलैंड पर 30 मीटर डीप खुदाई करके एक कॉफर डैम बनाया गया। इंजीनियर्स का प्लान था कि बुर्ज अल अरब की फाउंडेशन सॉलिड स्टील पाइल्स पे रखी जाएगी। ये सॉलिड स्टील पाइल जमीन में मौजूद हार्ड रॉक्स के अंदर ड्रिल किए जाते हैं ताकि इनके हिलने का कोई सवाल ही पैदा ना हो। लेकिन जमीन में ड्रिलिंग करके 180 मीटर की गहराई तक भी इंजीनियर्स को कोई सॉलिड रॉक ना मिल सका। यानी जिस जमीन में वो स्टील पाइल्स डाले जा रहे थे वहां रेत के अलावा कुछ भी नहीं था। फाउंडेशन की बुनियाद सिर्फ रेत पर रखना खतरे से खाली नहीं था। ज्योग्राफी के हिसाब से दुबई फोर्ट लाइंस के काफी करीब है और अर्थक्वेक की सूरत में लाखों टन वजनी स्ट्रक्चर एक ही झटके में ढेर भी हो सकता है, क्योंकि जब जमीन हिलती है तो रेत के जर्रे कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और ये कंडीशन खास तौर पर तब भयानक हो जाती है जब रेत के ऊपर कोई हैवी स्ट्रक्चर खड़ा हुआ हो। इस मसले से निपटने के लिए प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट साइमन क्रिस्प ने एक आइडिया पेश किया। उनका कहना था कि अगर रेत में स्टील पाइल ठोका जाए तो एक वक्त के बाद वो अंदर जाना बंद कर देगा, क्योंकि जमीन के अंदर उसके गिर्द अब ऐसी रेत आ चुकी है जो ऑलरेडी कॉम्प्रेस्ड है। यानी अर्थक्वेक से कॉम्प्रेस सैंड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस इफेक्ट को स्किन इफेक्शन भी कहा जाता है। ड्रिलिंग टेस्ट करके चेक किया गया तो इंजीनियर्स को आइलैंड के नीचे कॉम्प्रेस सैंड मिल गई। बिना किसी इंतजार के 250 स्टील पाइल जमीन में डाल दिए गए। यानी पूरे बुर्ज अल अरब का लोड अब इन स्टील पाइल्स पर रखा जाना था। स्टील पाइल्स के बाद कंक्रीट डालकर एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार कर ली गई। नाज़रीन, बुर्ज अल खलीफा की कंस्ट्रक्शन का काम बिल्कुल एंडिंग पे था कि जब दुबई के शेख ने फरमाइश की कि उनको इसमें एक ऐसा रेस्टोरेंट भी चाहिए जो हवा में फ्लोट करता दिखाई दे। ये फरमाइश इंजीनियर्स के गले आ गई, क्योंकि फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाने के लिए पहले से ही उसकी सपोर्ट बनाना जरूरी था। शेख तो फरमाइश करके चले गए। अब ना ही आर्किटेक्ट्स को मना करने की हिम्मत थी और ना ही उनके पास कोई सोल्यूशन था। आगे जो हुआ वो आप जान सकेंगे वीडियो के पार्ट 2 में। उम्मीद है इस वीडियो को भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों की कमेंट्स पढ़कर बेइंतहा खुशी मिलती है। अब मिलते हैं वीडियो के पार्ट 2 में।